मेरे से देखा नहीं गया, वो हथौड़ा मुझ पे चल रहा है। इन दोनों बाजार में एक किताब आई है। इस किताब को लिखा है अनीता आडवाणी जी ने। अनीता आडवाणी वही शख्स हैं जो कि 2000 से 2012 तक राजेश खन्ना के साथ खड़ी रहीं, उनके साथ उनकी तकलीफ़ों में, उनकी खुशी में, हर मौके पर उनके साथ रहीं। अब उन्होंने उसी को लेकर के अपनी कुछ यादों को इस किताब में समाया है। आज हम इस किताब को लेकर और राजेश खन्ना के साथ उनके बिताए हुए दिनों को अनीता आडवाणी जी के ही शब्दों में जानना चाहेंगे, कहाँ, कब, कैसे मुलाकातें हुई और क्या हुआ। अनीता आडवाणी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। अनीता जी, हमें बताएं कि सबसे पहली मुलाकात आपकी राजेश खन्ना से कब हुई थी? जी बहुत बचपन में हुई थी। हम लोग, मेरी एक फ्रेंड जा रही थी शूटिंग देखने और हम लोग साथ ही थे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो उसने कहा तुम्हें देखना है शूटिंग हम लोग राजेश खन्ना की? मैंने कहा हाँ ज़रूर देखनी है मुझे। तो फिर हम लोग साथ में गए। उसके अंकल थे, वो जानते थे उनको, काका जी को। तो फिर बस वहाँ से गए तो काका जी निकल रहे थे शूटिंग करके, तो उनको फॉलो किया गाड़ी में, उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई कि अरे बाप रे ये तो निकल गए। तो फिर उनका दरवाज़ा भी शुक्र है वो आशीर्वाद ही जा रहे थे, तो आशीर्वाद का दरवाज़ा बंद हो गया। तो बंद हो गया तो हम लोगों ने कहा है अंकल क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, वेट करो, मैं ज़रा पूछता हूँ। तो अंदर जाके उन्होंने पूछा कि भाई उनको बोलिए मैं आया हूँ। तो फिर 2 मिनट बाद अंकल आए स्माइल करते हुए, चलो। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होके अंदर गए। तो फिर हमको उनके स्टाफ मेंबर ने सीढ़ियों से ले गए ऊपर और फिर उनकी प्राइवेट डाइनिंग रूम थी, उसमें जाके बिठाया। तो फिर तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और राजेश खन्ना जी अंदर आए, ऐसे टिल्ट करते, स्माइल करते हुए, और एकदम जैसे एक दिल धड़क सा गया। हर एक का, मेरे साथ मेरी फ्रेंड का भी दिल धड़का। तो देखा इतने हैंडसम लग रहे थे, क्या बात थी उनकी। तो उन्होंने कहा हाय, उनके गले वले लगे, फिर बातें की, ये किया। ऐसी मुलाकात थी हमारी। और वहाँ चाय वाय पी उनके साथ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। और हमने कहा हम तो आपकी शूटिंग देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहीं शूट कर रहा हूँ, आप सेक्रेटरी से पूछ के आप लोग आ जाओ दोनों। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग आ जाए। बस वहीं से मुलाकातें शुरू हो गई। जब आप पहली बार आशीर्वाद में गई थी, हाँ। तब आपको एहसास था कि कभी आप लंबे समय के लिए वहाँ रुकेंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। तो वो कौन सी घटनाक्रम थी कि आपने लंबे समय तक वहाँ रुकना मुनासिब समझा? सर कहते हैं ना डेस्टिनी होती है, एक बॉन्ड होता है, कुछ डेस्टिनी का ऐसा मिलाना होता है तो वो मिल जाता है। और उसी टाइम वो मुझे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने कुछ टाइम के लिए ऐसे देखा, मतलब कंटिन्यूअसली। तो मेरी तो एकदम ऐसे जान सी डर सी गई उन्होंने। और उसके बाद एब्रप्टली उन्होंने दूसरी तरफ देखा। तो बस फिर वही एक पल था जो मेरे मन में रह गया, बिकॉज तो उन्होंने कहा शूटिंग पे आइएगा। तो फिर हम लोग तो डर रहे थे कि जाएं, कैसे जाएं। तो अंकल ने कहा नहीं, उन्होंने बोला है तो तुमको जाना चाहिए, नंबर वंबर सब दिए, ये वो किया। तो फिर हम लोगों ने दोनों छोटे छोटे फ्रेंड्स थे, प्लान बनाया चलो फ़ोन करेंगे जाएंगे। फिर हम गए, बस फिर गए तो फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर आगे किताब में भी पढ़ना है ना आपको। राजेश जी को गए हुए करीबन 13 साल हो रहे हैं। अब आप उन पर किताब लिखने की बात क्यों सोची? ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया कि उन पर किताब लिखी जानी चाहिए? सर उसके पीछे भी एक लंबी सी कहानी है। मैं चाहती थी कि वो किताब लिखें, सबके किताब आ रहे थे और एक पूरा इंसिडेंट है जो मैंने, मेरा चैप्टर भी लिखा है। तो मैं उनके पीछे पड़ी थी कि किताब आप लिखिए। तो मैं डिक्टेट करिए, मतलब मैं लिखूँगी, आप सिर्फ बोलिए। तो बोले नहीं मैं ही लिखूँगा, मेरी कहानी तुम्हारे बस की नहीं।
तो ये सब चल रहा था, पर एक मन में बाद में मुझे इतनी मैंने बातें सुनी, आपको क्या बताऊं। उनके जाने के बाद इतनी लोगों ने क्या क्या बोला, कोई कुछ बोलता था, एक काका जी के बारे में भी और मेरे बारे में भी। काका जी के लिए कहते थे उनके घर बंद था, सील हो गया था, इनकम टैक्स, उनको जगह नहीं थी बैठने की। इतनी कहानियां पता नहीं कैसे लोग गढ़ लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। कभी भी उनका हाउस सील नहीं हुआ था, झगड़ा हुआ था उनका इनकम टैक्स कमिश्नर से बहुत, और उस बीच में वो टेंशन में थे बिकॉज एक साथ बहुत सारा पैसा देना था उनको, और उस ज़माने में इतना पैसा कोई रखता नहीं था कि इमीडिएटली उठा के आप दे दो कुछ। आई थिंक उस टाइम, आई थिंक ये 90s का टाइम था जब इनको, तो 90 के भी पहले का था, मेरे पास है उसके डिटेल्स सब। तो वो उस टाइम उनको बहुत बड़ी रकम, आई थिंक 60 लाख या कुछ 45 लाख इमीडिएटली देने थे। तो उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे करके दूंगा आपको, डोंट वरी। तो वो कुछ उनके साथ अनबन हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर तो हम ये करेंगे वो करेंगे। एनीवे उन्होंने वो पैसे उनको दे दिए और कभी भी घर सील नहीं हुआ। तो ये कहानी कि ऑफिस में जाके रहते थे, घर ही नहीं था, ये सब मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ। फिर मेरे बारे में बोलते थे लोग, ये तो बेडरूम तक नहीं गई, इसने तो कभी शक्ल नहीं देखी बेडरूम की। मैंने कहा नहीं, हम तो रास्ते पे ही बैठे रहते थे हमेशा। मतलब इतनी इतनी बेकार की बातें मेरे लिए। तो एक अंदर से एक बहुत मुझे टीस थी कि मैं बताऊं दुनिया को कि हकीकत क्या है। कोई कहता है, वो कहते थे मेरा बुरा समय आ गया। अब राजेश खन्ना बोलेगा मेरा बुरा समय आ गया, उसका कैरेक्टर ही नहीं है ऐसा कि वो बोले कि हाँ मेरा बुरा समय आ गया। तो ये सब बातें बहुत क्लैरिफिकेशंस थी, बहुत उनके जो मतलब लोग बोलते हैं हम बहुत क्लोज हैं, हमसे क्लोज कोई नहीं, वही मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे जिनको मैंने संभाला वहां पे। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो फिर मैंने कहा अब बहुत हो गया है, मुझे लिखना ही है। मुझे पूरी मिसकंसेप्शंस है बहुत सारी, दिमाग में लोगों के कचरा भर रखा है लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए भी, कि उनको काम नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन उनको पता नहीं रीजंस क्या थे उसके पीछे। काम तो वो कभी भी कर सकते थे, लेकिन उनमें वो एक मोटिवेशन नहीं था उनके अंदर। आदमी को एक फायर होती है ना, मतलब वो आदमी ऐसे थे कि इतने फायरी थे अपने ज़माने में कि दुनिया को अपना मुरीद बना के रखा था। मतलब दुनिया उन पे पागल थी। और अब ये ऐसा था कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो जब नहीं होती है इंसान में तो वो नहीं करता है। उसके पीछे मुझे कभी कभी ऐसे लगता था किसी ने जादू कर दिया है कि क्यों ये इतना फायरी आदमी ऐसे क्यों हो गया है। मतलब वाई इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि मैं फिर से वो एक चाहे तो क्या, इन्होंने बहुतों की लाइफ बनाई थी, कितने लोगों की लाइफ, कितने लोग, कितने प्रोड्यूसर्स को। यशराज का भी इनके साथ ही था, यश और राजेश खन्ना का राज था। तो जब यश जी ने छोड़ा तब उसी वक्त छोड़ा अपने भाई को, जब काका जी ने हाँ बोली। तो उनको फ़ोन कर सकते थे, उनको कह सकते थे काम करेंगे साथ में, किसी को भी कह सकते थे, सलीम अंकल थे, ये थे, बहुत लोग थे उनको, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे। तो उसके पीछे रीजंस बहुत थे। तो ये सब लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, मतलब अपनी अपनी कहानियां लोग बनाते हैं। तो मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहती थी कि कभी भी काका जी के पास पैसों की कमी नहीं रही, कभी भी उनके पास स्टाफ की कमी नहीं रही, कभी भी उनका सिर्फ अपने मन में जो मोटिवेशन था उसकी कमी थी। ये मोटिवेशन की कमी क्यों आई? आपने क्या समझा उनके साथ रहते हुए? कहाँ गड़बड़ हो गया? उनका मोटिवेशन क्यों गड़बड़ा आ गया था? ये मुझे नहीं पता। जब मैं उनको मिली तो मुझे लगा कि वो फायर नहीं है। अच्छा। दिल्ली में बिल्कुल भी फायर नहीं थी कि मुझे करना है काम या कुछ करना है। था अंदर माइंड में था, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करना था। यू सी, अच्छी फिल्म करनी थी, ये करनी थी, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके नहीं करनी थी। किसी को कह के कि मुझे अब काम दो, वो नहीं करना था। किताब लिखने इसलिए भी नहीं था क्योंकि अकेले थे। देखिए अकेले आदमी को फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहती। एक कोई इंसान उसकी जिंदगी में हो
जो उसको मोटिवेट कर सके या जिसको देख के वो खुश रहें। आप सारा दिन स्टाफ के साथ हैं, आप आ रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी है, आपको कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, घर में कोई वेट नहीं कर रहा, तो वो आदमी खुद ही अपने अंदर, लोनलीनेस कहते हैं कर्स होती है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं लोनली हूँ, वो कहते थे आई एम अलोन बट नॉट लोनली, लेकिन वो अपने हर चीज़ को रोमांटिसाइज करते थे, उसको रोमांटिक बना के बताते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो लोनली थे। देखिए, एक सर्टेन टाइम होता है जब इंसान चाहता है कि उसके इर्द गिर्द उसके अपने लोग, पर जब अपने नहीं होते तो आपके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाता है कि भाई मैं आऊँ, घर पे कोई है नहीं है, कुछ नहीं है। आप आएंगे, ड्रिंक करेंगे, बैठेंगे, 4 दोस्त आएंगे, फिर वो अपने चले जाएंगे घर पे। तो वो जो था एक माहौल जो प्यार का होता है, सबसे बड़ी बात है प्यार। आप जिंदगी में आपके पास करोड़ों रुपया हो, घर हो, बंगला हो, मैंशन हो, उसमें प्यार ना हो तो वो क्या घर। तो वो प्यार था, वो एक इंसान उनको चाहिए था जो उनका अपना बन सके। मैंने कोशिश की अपना बनने की। नहीं, आपने कोशिश की या ये कहें कि जो इंसान की ज़रूरत होती है वो उनको दिया, उनको एक सहारा दिया कि भाई आप अकेले नहीं हैं? जी, मैं सहारा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा। बिकॉज मैंने जो किया मैंने अपनी खुशी से किया, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि उनकी जो लॉस्ट स्माइल थी, एक जो स्पार्क था उनकी आंखों में, वो लौट के आए। और वो स्पार्क लाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की और मैंने किया। किस तरह की आपकी जद्दोजहद रही उस पर थोड़ा सा बताएं। आपने किताब में लिखा होगा, लेकिन हाँ, लोग जाने जिसे किताब ही बता दूंगी तो नहीं, कुछ चीजें बताएं जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई हमको किताब पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो राजेश खन्ना की मतलब उनकी क्या तरीके थे, इतने अच्छे नॉटी तरीके थे, और बहुत सारे जो थे वो ऐसे थे कि आप समझ नहीं सकते। तो अगर लोग उनके फैंस हैं और उनको ठीक से जानना चाहते हैं और एक्चुअली सीखना चाहिए कि मतलब क्या इंसान थे वो, कि वो कैसे लोगों को अपना बना देते थे, तो वो सीखना हो तो मेरा किताब ज़रूर पढ़िएगा। तो आपने जब किताब लिखी, जो उसका प्रोसेस हुआ, पब्लिशर आपने कैसे ढूंढा और किताब का नाम कैसे तय किया आपने? सर, मैंने बहुत सालों काम किया किताब पे, बहुत सालों काम, और बड़ी मशक्क़त से मैंने ये किताब बनाया। ये देखिए मेरा किताब है, इट्स कॉल्ड द इंजीनियरिंगली विकेड वेज ऑफ राजेश खन्ना। ये नाम रखने के पीछे क्या सोच है आपकी? सर, इसके पीछे उनके एक तरीके थे अपने, जिनको वो खुद भी कभी कभी विकेड बोलते थे तो उन सब तरीकों को मैंने लिखा है। तो वो जो थे मुझे बहुत प्यारे लगते थे, उनके जो वेज थे, उनके जो सारे वेज थे वो मुझे बहुत प्यारे लगते थे, तो मैंने उनको इंडियरिंगली लिखा। इंडियरिंग माने बहुत अडोरेबल, बहुत प्यारे, तो वो थे, लेकिन विकेट भी थे, तो वो मैंने इसके लिए मिक्स करके रखा। किताब लिखने में आपने काफ़ी समय लग गया, उसके बाद फिर जब ये हुआ कि अब इसको छापना चाहिए, हाँ जी, मैंने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो फिर क्या तरीका अपनाया कि ये लोगों तक आ सके? सर, मैंने इसको पब्लिशर ढूंढा अपना, उसके साथ एडिटिंग की, किया काफ़ी, 1 साल वो हम लोगों का 1-1.5 साल लगा उसमें भी। वो सब करने के बाद इस लास्ट 29 दिसंबर को मैंने उसको रिलीज़ किया हैदराबाद में। नाइन्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद में उसको कहा कि मैं रिलीज़ करूँगा, आप यहाँ आ जाइए। तो कहा ठीक है, तो मैं वहाँ चली गई और इनको सब मैंने कहा कि ये आप मेरा पोस्टर्स वगैरह बना के गई, अमेज़ॉन में रिलीज़ करना था तो उसके लिए, तो वो पोस्टर्स वगैरह मैं दे के गई। उसके बावजूद जब मैं वहाँ पे पहुँची, 1 दिन पहले बुक रिलीज़ होने वाली थी, तो मेरे को शाम को हम लोग एक और फंक्शन में थे, 300 ईयर्स ऑफ निज़ाम के कंप्लीट हुए थे, उस फंक्शन में थे।
उस बीच में मुझे मैसेज आया कि ये रिलीज़ हुई है आपकी बुक। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं बाहर चली गई और मैंने देखा कि मेरे अगेंस्ट सारे पोस्टर्स। जी हाँ, मेरे पोस्टर में लिखा था अनीता अडवाणी एंड राकेश खन्ना। तो उसमें इतना इतना मुझे बदनाम करने वाला लिखा था कि ये फिक्शन है, झूठी कहानियाँ हैं, इसको बड़े इन्होंने तरीके से अच्छी तरह से वीव करके बनाया है, इंट्रीग से, विट से। और मतलब मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये मेरे बुक का राकेश खन्ना कौन है और ये फिक्शन क्यों बोल रहे हैं, मेरा मेमोर है। उसी टाइम मैंने फ़ोन किए, फ़ोन कोई उठाता क्यों है सर। इतनी मैं परेशान हो गई, मैंने इतना शोर मचाया, इधर उधर भागा दौड़ी। अब मुझे बाद में कहते हैं सॉरी हमारी इंटर्न ने कुछ गलती कर दी। अरे मैंने कहा गलती नहीं की, ये पूरी चाल है आप लोगों की, मुझे समझ आ रही है। नहीं नहीं मैम इंटर्न ने, अरे मैंने कहा इंटर्न को बुलाओ मेरे पास, मैंने कहा स्यू करूँगी आप लोगों को। क्या मतलब है मेरी इतनी सालों की मेहनत और आप चाहते नहीं हैं कि सच्चाई सामने आए, क्या मतलब है। फिर तो मैंने छोड़ा नहीं सर, मैंने उनको नोटिस भेजा है। अच्छा, मतलब इतना आप मेरे लिए। और क्या किया है, मेरे फोटो की जगह मेरे किताब का कवर ये लिखा है, हेडिंग लिखा है और नीचे किसी दूसरे बुक का कवर छापा है। आपको दिखाऊंगी। अब मुझे एक चीज बताएं, जब आपने इंडी प्रेस से जब बातचीत की, हाँ, तो जो आपने अग्रीमेंट किया इंडी था, प्रेस नहीं था तब, वो राइट ऑर्डर था। राइट ऑर्डर था। हाँ, अच्छा, लेकिन उसके साथ में प्रतिलिपि है, उसके साथ में वेस्टलैंड है, उसके साथ में एक और कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करेगी, मैं तो सोच। और जबकि मेरे पास उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। अच्छा, और ये भी एग्रीमेंट है, पूरी पब्लिशिंग की एग्रीमेंट है। आप कैसे कर सकते हैं नहीं तो उस अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या मेन मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या शर्तें आपने कि रखी? आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप मेरे हिसाब से। सर उनका पैकेज है पूरा, खरीदा मैंने। अच्छा, वो पैकेज खरीद के एक्स्ट्रा पैसे वैसे दे के सब मैंने काम करवाया। और उसके बाद सारे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच कर दिए, सब तोड़ दिए, बदनामी कर दी किताब को। फिर कहने लगे हम किताब आपका दूसरा इसके साथ नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। अच्छा, कहने लगे वो पार्ट हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे करोगे भाई, कि हम आपको चाहिए तो हम इस बुक की पब्लिसिटी देंगे। मैंने कहा पब्लिसिटी के लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। कहने लगे नहीं मैम, अब वो किताब बिके नहीं, क्यों बिकेगा, फोटो किसी और का है, उस पे किंडल पे कर लिया रिलीज और अपने प्रतिलिपि पे भी रिलीज कर दिया ई बुक फ्री में। सर इतना मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, वेरी बैड। इतना रोई हूँ मैं नहीं जानती। और मैंने सुना इस किताब को पब्लिश करने में आपसे पैसे भी उन्होंने ले लिए कुछ? जी बिल्कुल, पैसे लिए। जबकि वो तो नहीं लेने चाहिए, कितने पैसे ले लिए? वो पैकेज होता है अच्छा, जो आप खरीदते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ पब्लिश करना है। अच्छा, तो वो पब्लिशिंग सिस्टम ऐसा होता है। तो वो मैंने कहा नहीं, मैं अपना खुद ही रिलीज करूंगी, मेरे हिसाब से चलूंगी। तो वो उनका पैकेज, तो वो जो मेहनत करते हैं उनके, मैंने एडिटिंग भी अलग से पैसे दिए, सब कुछ, वकील रखे उनके पैसे दिए, सब कुछ किया। इतने पैसे खर्चा करने के बाद आपने सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सर ये कहाँ का मतलब, इसमें किसी का तो कुछ मतलब है, किसी का फायदा है, वरना तो कोई करेगा। तो आप ये मानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ लोग अभी भी हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं? 100%। ये बर्बादी करने का पूरा एक प्लान है, हर जगह प्लान बनता है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये चीज सुधर जाए? सर अभी मैंने उनको नोटिस भेजा है, उन्होंने बहुत माफिया मांगी है कि गलती हो गई हमसे, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, ये टाइपो एरर है, ये अमेज़न ने किया है। मतलब इधर उधर करके उसको मैन्यूवर कर रहे हैं कि किसी तरह से हम बच जाएं। और ये तो मैंने कहा नहीं, अभी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे। तो बहुत पहले जवाब दे चुके हैं, हम ये करेंगे, हम आपको पब्लिसिटी देंगे। मैंने कहा आप पब्लिसिटी अपने पास रखिए,
आप मेरे को पब्लिसिटी, पहले कह रहे थे हम क्या क्या करेंगे, मतलब ऐसा मेरा दिल खराब कर दिया इन लोगों ने। लेकिन भगवान है ना, मैं तो अपनी दुर्गा माँ पे और अपने गुरु नानक जी पे पूरा विश्वास है। एकदम सही उठेगा। बस वही करेंगे और वही कर रहे हैं, और ऐसा किया है, ऐसा किया है कि जिंदगी भर याद रखेंगे लोग। किताब बिक क्यों नहीं रही लेकिन फिर? सर मुझे पता नहीं, वो मेरी उनसे बातचीत ही नहीं, मुझे पता नहीं वो कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है। मेरे पास डैशबोर्ड था, वो डैशबोर्ड भी अब नहीं है मेरे अच्छा। पास, कि मुझे पता लगे कि मेरी कितनी किताबें बिकी हैं, कितनी नहीं बिकी है, वो डैशबोर्ड भी नहीं है। मतलब इन्होंने पूरा तरह से सैबोटाज किया। लेकिन इतनी ये बात इतनी फैलेगी कि लोग देखना चाहेंगे कि मेरी किताब क्या है। सही बात है, और लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। पहुंचनी चाहिए बात। मैं तो चाहती हूँ कि पता लगे कि किसका हाथ है इसके पीछे, किसी का तो है, ऐसे तो नहीं। एक किताब, एक पब्लिशर अपने किताब को क्यों खराब करेगा, इसके लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो वो जिनको सिर्फ आपसे दुश्मनी करनी है, और एक वो जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो नहीं चाहते कि काका की सही बात लोगों तक पहुंचे। हाँ वही कह रही हूँ ना, तो कहीं तो कहीं सैबोटाज का प्लान है। अपने आप तो ये नहीं हुआ कि इंटर्न की गलती थी। अरे इंटर्न की इतने आपको मैंने पैसे दिए हैं, स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है कि आप किसी को नहीं देंगे, तीसरे चौथे को जो हम लोगों में से आपस में है। तो सडनली इंटर्न आके मेरे लिए ये कहानी क्यों बनाएगी? ये कहानी तो किसी और के हाथ की लिखी हुई लगती है। ऐसे लगता है किसी ने बैठ के ये बनाया है ताकि लोगों को गुमराह कर सके, राजेश खन्ना को राकेश खन्ना कंफ्यूजन करने के लिए। ये सब इतनी गंदी चाल है। इस किताब में क्या क्या खासियत है? इसमें बहुत नई नई चीजें मैंने डाली। अच्छा। एक तो आप इसमें राजेश खन्ना जी की आवाज सुन सकते हैं। क्या बात है? सच। इसमें मैंने QR कोड्स डाले हैं। अच्छा। और वो QR कोड जो है उसमें, उसको अगर आप क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपको राजेश खन्ना जी की आवाज़ सुनाई देगी। कभी उनकी कभी कभी वो बच्चे की तरह बात करते थे मुझसे। किसी ने तो आज तक राजेश खन्ना को इस हाथ में नहीं देखा होगा कि वो कुछ तोतली सी बच्चों की जैसी बात कर रहे हैं। तो वो ये सब, ये वाला जो इनका लाइफ में जो ये इंसान थे, बचपना, थोड़ा कभी लड़ना, कभी दादागिरी से भूख लगी है आज, ऐसे टाइप के डायलॉग्स हैं इसमें। कि उसमें वो कैसे बात करते थे, कभी बचपन, कभी कैसे सर्दी लग रही है, कभी तो वो उनकी एंटिक्स मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा। और मैं इसलिए रिकॉर्ड करती थी कि जब मैं लड़ाई करके आती थी तो मिस करती थी उनको, तो मैं वो सुनती थी तो वो बैठ के। और नया नया फ़ोन निकला था, नए नए रिकॉर्डिंग्स निकली थी, बड़े एक्साइटेड थे हम लोग इस सब से, तो मैं सुनती रहती थी। तो उनकी बहुत बहुत तो मेरी खो गई। अच्छा। ये अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स थी। कभी फ़ोन खो गया, कभी कुछ हो गया, तो सब चली गई। लेकिन कुछ है मेरे पास, काफ़ी कुछ है। आपने जो रिकॉर्डिंग्स रखी दी हैं इसमें, हाँ, सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है जो लोग जरूर सुनना चाहिए लोगों को? हर एक रिकॉर्डिंग सुनने लायक है। कहीं बहुत दूसरे वाले में भी बहुत रिकॉर्ड। नहीं, इसी का कोई एक किस्सा बताइए छोटा सा, जो लोग सुनना चाहें। नहीं, अभी मैं नहीं उसको रिलीज करना चाहती। अच्छा, चलिए। राजेश खन्ना के साथ आपने 10 साल बिताया और आप बचपन में भी उनसे मिली थी, आपने किताब भी लिख दी, सारी चीज़ें हो गई। और राजेश खन्ना का एक व्यक्तित्व था कि लड़कियां बहुत उनके मरती थी। आखिर क्या खासियत थी उनमें? पता नहीं, एक कहते हैं ना, मैजिक था उनमें। मतलब आप उनसे मिले तो मतलब वो आपको ऐसा फील कराते थे कि आप कोई नहीं। अच्छा। मतलब आपके सिवा और कोई नहीं। और वो जो उनका तरीका था, वो ऐसी दिल पे छाप छोड़ जाता था कि फिर वो इंसान उसी चीज़ के लिए तरसता रहता था,
आप बहुतों को मिलते हैं दुनिया में, बहुत लोगों को, तो कोई आपको ऐसा फील नहीं कराता, और वो थे राजेश खन्ना। सही बात। और फिर वो ऐसा फील कराएं आपको, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना, वो एक क्या कहते हैं उसको, मिराज होता है, मृत तृष्णा होती है कि भाई वैसा ही चाहिए मुझे, वही वाला दिन चाहिए जब मेरे को ऐसे ट्रीट किया था क्वीन की तरह। वो उनके अपने तरीके थे, ऐसे बहुत उनके तरीके थे, ये सब बुक में लिखे हैं। अरे मैंने सुना कि वो परिवार को बहुत महत्व देते थे, और राजेश जी परिवार को महत्व देने वाले एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने आपकी सिस्टर के लिए भी कई चीज़ें गिफ्ट की, या कभी किसी फंक्शन में गए तो खुद हाथ से खाना भी दिया है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए, कुछ बताइए आप। हाँ जी, बहुत मतलब मैं कहती हूँ ना, वही कि ये चाहते थे कि जो है लेडी को ऐसे ट्रीट करो क्वीन की तरह कि फिर वो कभी जिंदगी में भूल ना सके। बहुत बहुत सारे किस्से हैं। शिरडी गए थे तो मेरी सिस्टर के लिए, शानू मेरी सिस्टर, तो उसके लिए वो शॉल लेके आए थे। फिर वहाँ से फूलों की इतनी ह्यूज फूलों की, गुलाबों की मालाएं लेके आए थे, वो पूरी सब भेजी यहाँ पे। उसके बाद एक बार, कई बार ऐसा हुआ जब मेरे कैफ़े की ओपनिंग हो रही थी, तो उस टाइम भी कहने लगे तुम्हारे साथ तो रोज़ फ़ोटो खिंचाता हूँ, आज सिर्फ इसके साथ, शानू के साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो बड़ा इसको गले वले लगा के फ़ोटो खींचते थे। फिर हम एक बार पार्टी पे गए थे किसी के, तो खाने का टाइम था, तो मैं इनका खाना लेके बना के उसको गर्म करने गई थी माइक्रो में। तो मैं देखूँ थोड़ी 1-2-3-4 मिनट बाद ये मेरे पीछे खड़े हैं प्लेट लेके। मैंने कहा नहीं काका जी, मैंने आपका खाना गर्म किया। तो नहीं, तुम्हारी बहन के लिए लाया हूँ, वेजिटेरियन लाया, बिकॉज हम लोग सब वेजिटेरियन। मैंने कहा आपने क्यों तकलीफ़ की? नहीं नहीं, पहले इसको गर्म करो, वो निकालो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उनका खाना निकाला मैंने और गर्म किया उसको। कहने लगे दो, मैं जाके दूँ। मैं कहा नहीं नहीं, मैं देती हूँ। नहीं, मैं दूँगा। मतलब इतना ये करते थे, और ले जाके इसको दिया, और ये इतनी शर्मा रही थी, नहीं आप क्यों तकलीफ़ की, ये किया वो किया। बोले नहीं नहीं, वेजिटेरियन लाया हूँ, गरम गरम, अभी खाओ, अभी जल्दी खाओ। फिर मैं भी आ गई इतने में, फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाया। तो इतना केयरिंग थे कि मतलब ये ऐसी बातें थी जो ये कभी, मेरी सिस्टर कभी भूल नहीं पाई इसको, हमेशा याद करती है कि देखो कितनी, आओ घर में पूजा भी थी तब भी उसको ये खाओ, ये लो, अपने हाथ से परोस परोस के, तो ऐसा फील कराते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कोई भी उनसे प्यार कर बैठता था। जिसमें राजेश खन्ना जी की डेथ हुई जी, उसके बाद कई तरह की खबरें उड़ी, और सबसे ज़्यादा चोट करने वाली खबर ये थी कि भाई आप जो है आशीर्वाद पर कब्जा जमाना चाहती हैं। सच क्या था, और इस किताब में आपने क्या लिखा है? सर, औरत को सिर्फ बदनाम करते हैं लोग आजकल, और एक वो हो गया है फैशन कि औरत को बोलो जी वो तो पैसों के पीछे है। हर औरत पैसों के पीछे है, पर हर औरत पैसों के पीछे नहीं होती। मतलब ये मैं कब्जा करना चाहती, मैं क्या कर लेती बंगले का, बताइए, अकेली उस घर में मैं क्या करती। मैं तो मतलब कहते हैं अगर घर में देवता ना हो तो मंदिर में देवता ना हो तो मंदिर किस काम। बिल्कुल सही। तो फिर मैं चाहती थी उनकी तमन्ना पूरी हो कि उनका म्यूजियम बने। मैं हमेशा से शुरू से ही म्यूजियम के लिए लड़ती आई हूँ, क्योंकि हमने उसके पीछे बहुत मेहनत की थी। और काका जी की इतनी तमन्ना थी कि मैं रहूँ ना रहूँ, पर मेरा ये घर रहे, लोग आए, और कि हमेशा कहते थे मुझे महसूस करें कि ये यहाँ सोते थे, यहाँ खाते थे, ये करते थे। उसको इतनी उनकी तमन्ना थी, तो मेरा एकदम दिल टूट गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये घर ही ना रहे, ये मैं नहीं चाहती थी। तो अब लोग हैं जो, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और बुरा ही कहना। मतलब औरत के लिए अगर वो कुछ हक अपना मांगे तो वो बुरी हो जाती है। क्यों भाई, अपने हक के लिए औरत नहीं लड़ सकती क्या? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो किसके लिए लड़ेंगे बताइए।
एक चीज और थी कि आपने उस घर में रहते हुए जी आशीर्वाद को सजाने में, उसको एक अच्छा लुक देने के लिए काफी कुछ किया, क्या क्या किया था, कुछ यादें हैं आपकी? सर, आप मेरा पूरा किताब मुझे पढ़वा देंगे, मैं आपको डिटेल में, आप मेरे किताब में जाइए और बनाइए। मैंने एक एक चीज के लिए कहाँ कहाँ मतलब जद्दोजहद की है। चोर बाजार, ये बाजार, वो बाजार, कोई चीज मैंने बाकी नहीं छोड़ी जहाँ उससे मैचिंग की चीज न लानी हो, ये नहीं करना हो, कभी ये मैचिंग चाहिए, कभी ये लेना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये इसमें एक बार बनाने में मुझे कितनी टाइम लगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग दोनों जाते थे, काका जी और मैं। उनको मैं पार्क करके गाड़ी छुपा के रखती थी कि आप छुप के बैठो। फिर वो कंटिन्यूअसली मेरे साथ फोन पे बात करते थे, अभी क्या देखा, अभी क्या है, अभी बस हो गया, अभी आ जाओ, चलो 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 जल्दी आओ। इतना वो करते थे हर एक चीज को, और चुपचाप बैठ के देखते थे। बड़े मजेदार किस्से हैं, आप सुनेंगे किताब में, बहुत बड़े इंटरेस्टिंग किस्से। म्यूजियम नहीं बना, और जिस दिन आशीर्वाद तोड़ा गया उस दिन आपके अंदर से क्या आह निकली थी? क्या बोलूं सर, बहुत 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 मेरा दिल टूटा, बहुत दुख की बात, मतलब मेरे से देखा नहीं गया, सच में देखा नहीं गया मुझे। Yes, the tissue, you have the tissue. बहुत बहुत मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो हथौड़ा मुझ पे चल रहा है। सॉरी, मैंने फोटोज ली जाके, मैं खड़ी रही, मैंने कहा मैं साथ खड़ी हूँ। बहुत बुरा किया है लोगों ने, घर को तोड़ना बहुत बहुत दुखी कर दिया मुझे। काका की आत्मा को भी बहुत दुख पहुंचा होगा, बहुत ही ज्यादा। उनकी आत्मा उसकी में बसती थी। एक उनका एक निशानी थी, दुनिया भर के लोग आके रुकते थे, मुझे फोन करके कहते थे क्या अनीता, कार्टर रोड की शान ही खत्म हो गई। बहुत कैसा है, मतलब एक हार्ड हार्टेड आदमी ऐसा कर सकता है। एंड तक बोलते रहे कि म्यूजियम बनाए, बताए तो सब बदल गया। जब वो बहुत बीमार हो गए तो उनको हैलुसिनेशंस होने लग गए। अच्छा। मतलब उनको समझ नहीं आता था कौन है। मैं पास होती थी फिर भी कहते थे अनीता कहाँ है, बाला कहाँ है, यू नो। तो वो फिर समझ ही नहीं पा रहे थे। उस वक्त में विल साइन कराई। अच्छा। उस वक्त में उनको कुछ समझ नहीं। चलिए, राजेश खन्ना जी की अंतिम फिल्म थी रियासत, जिसे अशोक त्यागी ने बनाया था। जो मेरी समझ उसके अनुसार उस फिल्म के बनने के समय आप थी। उस फिल्म का ऑफर लेके जब अशोक त्यागी गए होंगे तब भी शायद आप वहाँ रही हों। उस फिल्म को लेकर के क्या क्या हुआ, क्या यादें हैं, वो आप बताएं मुझे। वो ऑफिस में जाते थे और मीटिंग ऑफिस में करते थे। तो मीटिंग के टाइम में यूजुअली नहीं होती थी, लेकिन आई डोंट नो, बट इफ आई शुड से दैट कि अशोक त्यागी कहते हैं वो घर ऑफिस में रहते थे, वो गलत बात है। वो कभी भी ऑफिस में नहीं रहे। एक्चुअली मैंने उनको पूछा भी था कि शायद उनको नहीं पता कि वो कभी घर तो नहीं आए, मैंने उनको घर आते नहीं देखा। लेकिन रियासत के टाइम मुझे याद है कि हम लोग जब उन्होंने हाँ बोली थी पिक्चर के लिए, तब काफ़ी तैयारी हो रही थी। तो काका जी ने थोड़ी उस पर वर्क किया था कि मैं थोड़ा डिफरेंट लगूँ, थोड़ा सा
मेकअप कभी करते नहीं थे काका जी, कभी भी नहीं किया है उन्होंने, कोई भी फिल्म में मेकअप नहीं किया। लेकिन उस फिल्म के लिए उन्होंने थोड़ा डार्क मेकअप किया, थोड़ा ये किया, तो थोड़ा चेंज करने के लिए। और बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई। फिरोज आता था, फिरोज ड्रेस डिज़ाइनर अच्छा। थे, तो फिरोज जी आते थे और हम लोग बाहर बैठ के वहाँ पे डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे बना। तो काफ़ी सी मतलब मेहनत की, को थोड़ी पिक्चर भी देखी एक दो बार हम लोगों ने, गॉडफादर ये वो, कि कैसे बनी थी, क्या था उसकी कॉपी, उसका रीमेक था आई थिंक गॉडफादर। तो वो सब करते थे हम। और कहने लगे क्या क्या, मैंने कहा आप सिगार लीजिए, क्योंकि सिगार से एक बहुत पॉश फीलिंग आती है, यू नो, कि सिगार। तो मैंने कहा आप सिगार लीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। सिगरेट को छोड़ दीजिए, बहुत सिगरेट पीते थे, तो मैंने कहा सिगरेट को छोड़ दीजिए, आप सिगार पीजिए। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। हाँ नहीं एक्सेप्ट, तो इमीडिएटली नहीं एक्सेप्ट करते थे। फिर बाद में मैंने देखा तो सिगार लेके बैठे हैं। लगे क्या तुमने मुझे बता दिया, बार बार बुझ जाती है, इतना तंग होता फंसा दिया तुमने मुझे, बिकॉज वो बंद हो जाती थी बार बार। तो फिर तो मैंने कहा इससे अच्छा है ना आप कम भी स्मोक करेंगे। तो ये सब रियासत। फिर रियासत रिलीज के टाइम कोई भी नहीं खड़ा रहा सर, कोई भी नहीं आया पब्लिसिटी करने, कोई भी नहीं आया। सब लोग कहते थे कि हम हैं, हम रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर आखिर में वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने बहुत कहा, मैंने कहा मैं तो एनी टाइम आई एम रेडी टू कम एंड यू नो, जितनी भी आपको चाहिए इंटरव्यू वगैरह में देने को तैयार। फिर मैंने इंटरव्यू दी उनको, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को वो नहीं हो सका, बिकॉज मतलब वो आई थिंक आधे में भी थोड़ी सी रह गई थी, आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ थोड़ी रह गई थी, तो वो भी उन्होंने, मैंने पूरी फिल्म तो देखी नहीं। और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी उस फिल्म को उस ढंग से प्रचारित भी नहीं किया जो करना चाहिए। नहीं किया, मतलब वो एकदम वो भी बेचारे, उनका भी दिल टूट गया था। हाँ प्रोड्यूसर का, अच्छे प्रोड्यूसर्स थे बेचारे, बट क्या करें, उन्होंने न प्रचार कर पाए इतना अच्छा, न किसी ने प्रचार उनका किया, जितना थोड़ा बहुत प्रचार किया। फिर आजकल तो फिल्में भी चलती कहाँ है इतना जल्दी। सही बात। तो आई थिंक नहीं चाहिए। आपने किताब लिख दी है और अब पब्लिशर जो है कोशिश करा कि ये किताब लोगों तक ना पहुंचने पाए। जी, अब आपके क्या क्या प्रयास होंगे कि लोगों तक किताब पहुंचे? मैं सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इनके जो मंसूबे हैं उन पे ये लोग पानी फेरें और किताब को खरीदें। मैं किंडल पे भी रिलीज़ करूँगी थोड़े टाइम के बाद, वहाँ भी जाके पढ़ें और कमेंट्स दें, रिव्यूज़ दें, ताकि पता लगे कि किताब कैसी बनी, आपको कैसी लगी। क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज़ जब रिलीज़ हुई थी उस टाइम कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिखे। मतलब अब तो मैं वो देख भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज इन्होंने ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ देख नहीं पाती। तो वो रिव्यूज़ वगैरह आए थे, लेकिन अब फिर से ज़ोरों शोरों से इसको रिलीज़ करेंगे। और फिर सारे दर्शकों को आपके कहूँगी कि प्लीज़ खरीदिए बुक, और हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी में भी बनाने की, लेकिन अभी इंग्लिश में हम लोग रिलीज़ हो रही है, जल्द हो गई है एक्चुअली, अभी भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो आप लोग ज़रूर खरीदिए सब, और पढ़िए और देखिए राजेश खन्ना जी की हकीकत क्या है। अनीता जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।